इजरायल अचानक अब दो मोर्चों पर बड़ा युद्ध करने के लिए मजबूर होता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ ने धमकी दी है कि वो इजरायल पर ऐसे हथियारों से हमला करेगा जिसकी कल्पना इजरायल में किसी ने भी आज तक नहीं की होगी। पत्थर युद्ध exception. We are committed to defending our people. But let it be known that our war is not with the people of Gaza. Our war is not with the people of Lebanon. Our war is against Hamas, against Hezbollah, and their backers, the Iranian regime. फिर एक महीने से हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजरायल और लेबनान के बीच बड़ी और सीधी जंग किसी भी वक्त भड़क सकती है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालात इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि दुनिया के 10 देशों ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि जितनी जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दें। कई देशों की एडवाइजरी इस बात का संकेत है कि इजरायल के उत्तरी बॉर्डर पर कभी भी जंग भड़क सकती है। जर्मनी एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जर्मन नागरिक लेबनान को छोड़ दें। अगर हालात बिगड़ते हैं तो एयर ट्रैफिक रुक जाएगा और ऐसे में नागरिकों को निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल होगा।
वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने मीडिया से कहा कि हम लेबनान के साथ तीसरी जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जंग के लिए एक और मोर्चा ना खुले। नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि डच नागरिक लेबनान की यात्रा करने से बचें और वहां रहने वाले नागरिक जल्द वहां से बाहर निकलें। इसके अलावा कुवैत ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है, जबकि कनाडा ने साफ साफ अलर्ट करते हुए कहा है कि उनके नागरिक तुरंत लेबनान छोड़ दें, जबकि उत्तर मैसेडोनिया ने भी अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। इस वक्त इजरायल पर हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके भूखे शेरों की तरह टूट पड़े हैं। जहां हमास के लड़ाके रफा, खान यूनिस में इजरायली मरकाबा टैंक और नाहल ब्रिगेड पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान से उत्तरी इजरायल पर अंधाधुंध रॉकेट हमले कर रहे हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 350 से ज्यादा बड़े रॉकेटों से हमले अब तक किए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 12 जून को 200 रॉकेट दागे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने 13 जून को इजरायल पर 150 से ज्यादा बड़े आकार के रॉकेट और 30 ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके रॉकेट और ड्रोन ने इजरायली सेना के 9 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे इजरायल को भारी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर पिछले 4 दिनों में हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर अब तक 350 रॉकेट से हमला कर चुका है। عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف وبلا قواعد وبلا أسقف. अगर आज भी हमास इजरायली सेना पर हमला कर पा रहा है तो इसके पीछे लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों की वो ताकत है जिसने इजरायल की नाक में दम कर दिया है और हमास की हिम्मत को टूटने नहीं दिया है। यही वजह है कि इजरायल को एक साथ 2 मोर्चों पर जंग करने में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट यानी ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल और लेबनान एक दूसरे पर 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 21 जून 2024 तक 7400 हमले कर चुके हैं। कुल 7400 हमलों में से 83% अकेले इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह और उनके समर्थकों पर किए हैं। यानी इजरायल की IDF ने लेबनान पर कुल 6142 हमले किए हैं। लेबनान पर इजरायल के 6142 हमलों की वजह से लेबनान में कुल 543 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर कुल 1258 हमले किए हैं। इजरायल पर हुए हिजबुल्लाह के 1258 हमलों में इजरायल के कुल 21 लोग मारे गए हैं। अगर लेबनान और इजरायल दोनों के हमले में मारे गए कुल आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या 564 तक पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह की तुलना में इजरायल लेबनान पर 4 गुना हमले कर चुका है। حصلنا على أسلحة جديدة. طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هاي بتبين بالميدان، وقت اللي بيتاخد قرار بتبين بالميدان. हिजबुल्लाह ने इजरायल की नींद उड़ा दी है। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका तक इजरायल को बार बार चेतावनी दे रहा है कि धीरे धीरे इजरायल चारों तरफ से घिरता जा रहा है। गाजा, लेबनान, यमन और सीरिया की तरफ से इजरायल पर हमले तेज होते जा रहे हैं। लेकिन इधर पीएम नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो ना तो हमास को छोड़ेंगे और ना ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को जिंदा छोड़ेंगे। हिजबुल्लाह ने महज 4 दिन के अंदर इजरायल को जलाकर रख दिया है। इस वक्त लेबनान और इजरायल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह अब ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इजरायल के टैंक और तोप नाक रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने निकाली है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है।
ये है कॉर्नेट। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है BGM-71 टो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये दोसान नाम से तैयार की जाती है। पिछले 2 हफ्ते से इजरायली सेना लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेहद खूनी और खौफनाक हमले कर रही है। महज 72 घंटे के अंदर इजरायल ने हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमला करके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर हिजबुल्लाह के मार डाले हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में किन ठिकानों पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाकों और उनके समर्थकों ने इजरायल के उत्तरी इलाकों पर कितने हमले किए हैं। इजरायल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के एता अल शाब पर अब तक 300 हमले किए हैं, जबकि लेबनान की तरफ से उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह ने इजरायल के किर्यत शमोन पर अब तक 132 हमले किए हैं। इसके अलावा इजरायल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के रास अल नकौरा पर 246 हमले किए हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के मार्गा लियत पर 91 हमले किए हैं। रूस के एक अधिकारी का दावा है कि यूक्रेन को कुछ ऐसे घातक हथियार मिल गए हैं जो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। दावा यह भी है कि अकेले डोनबास में ही ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से 19,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ज़ेलेंस्की की खूनी जंग, मार डाले 19,000। लगभग 3 साल की जंग के बाद रूस और यूक्रेन ने अपनी जंग की रणनीति, टारगेट और हमला करने के तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। अब तो ये हालात हो गए हैं कि मरते, हारते और हांफते यूक्रेन ने अचानक रूस के खिलाफ तेजी से बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी है। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अचानक यूक्रेन ने रूस के खिलाफ डॉनबास और नोवोरोसिया इलाके में खूनी गदर शुरू कर दिया है। खुद रूस के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी रोडियन मिरोशनिक का दावा है कीव के युद्ध छेड़ने के कारण डॉनबास और नोवोरोसिया क्षेत्र में कुल 19,300 लोगों की मौत हुई है। आम नागरिकों की मौत की संख्या भी 13,000 के आंकड़े को पार कर गई है। रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी रोडियन मिरोशनिक ने कहा कि यह संघर्ष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक यूक्रेन दूसरी शक्तियों के हाथों की कठपुतली बनना बंद नहीं करता। Нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией. लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन के 18% से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अब जमीनी हमले से ज्यादा हवाई हमले की तीव्रता और आक्रामकता चरम पर पहुंचा दी है। पिछले 36 से 48 घंटे के अंदर रूस ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 9 प्रांतों पर खूनी हमले किए हैं। रूस के इन हमलों में बॉम्बर, फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और आत्मघाती ड्रोन का जमकर इस्तेमाल हुआ है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के हवाई हमलों को बुरी तरह से नाकाम किया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि 15 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से खूनी हवाई हमले किए हैं।
यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में अपने Tu-95 बम वर्षकों से यूक्रेन में 7 जगहों पर हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस ने Tu-95 बम वर्षकों से Kh-101 और Kh-555 क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। यूक्रेन का यहां तक दावा है कि रूस के हवाई हमलों को पूरी तरह से यूक्रेन ने फेल कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने रूस की Kh-101 और Kh-555 क्रूज मिसाइलों को हवा में मार दिया है। हालांकि यूक्रेन ने यह नहीं बताया है कि रूस की कितनी मिसाइलों को उसने मारा है और कितनी मिसाइलों ने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया है। डॉनबास में डबल अटैक, यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना को नाटो और पश्चिमी देशों से घातक हथियार तेजी से मिल रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों से सीधा हमला रूस के बेहद अंदर कर रहा है। पुतिन को डर है कि अगर इसी तरह से हारता यूक्रेन जंग में वापसी करता है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में घातक मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने कब्जे वाले क्राइमिया से 3 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। रूस के क्रास्नोदार क्राय के साथ साथ तांबो इलाके से एक किंजल Kh-47M2 हवा से यूक्रेन में दागी गई है। वॉर जोन से जुड़े एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक रूस हर हफ्ते 200 से ज्यादा हवाई हमले यूक्रेन पर कर रहा है, जबकि जमीन पर हफ्ते में 1 या 2 किलोमीटर यूक्रेन के इलाके पर कब्जा कर रहा है। 850 दिन से ज्यादा की जंग के बाद भी ना तो रूस के हथियार खत्म हुए हैं और ना ही यूक्रेन की जंग करने की क्षमता कमजोर पड़ी है। ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया गया है कि यूरोपीय यूनियन, नाटो और पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को लगातार अब लंबी दूरी की घातक मिसाइल, रॉकेट और मिसाइल सिस्टम मिलते रहेंगे। रूस के खिलाफ यूक्रेन को इतना मजबूत किया जा रहा है कि पुतिन के भी होश उड़ने लगे हैं। लगभग $50 अरब की एक बड़ी किस्त यूक्रेन को देने का फैसला G7 ऐलान कर चुका है। लेकिन इस बीच रूस ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी देशों और नाटो को यूक्रेन की मदद करना बेहद महंगा पड़ेगा। इधर अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों ने एक और मोर्चा भी खोल दिया है। ये मोर्चा उन देशों के खिलाफ खोला गया है जो जंग में रूस की सीधी मदद कर रहे हैं। चीन रूस की जंग में जमकर मदद कर रहा है। हथियार से लेकर हाईटेक तकनीक तक रूस तक चीन ने पहुंचाई है। यहां तक कि चीन बार बार पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहा है कि अगर रूस को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की गई तो फिर चीन रूस यूक्रेन जंग में सीधे कूद पड़ेगा। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपने दर्जनों पनडुब्बियों को गश्त पर भेज दिया है। ये पनडुब्बियां अमेरिकी पनडुब्बियों और लड़ाकू समुद्री जहाजों की टोह ले रही हैं। चीन की नौसेना इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी और खतरनाक मानी जाने लगी है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीनी पनडुब्बियों की खोज शुरू कर दी है। खुद चीन ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक सोनार सिस्टम को भी पकड़ा है, जो चीनी पनडुब्बियों की जासूसी दक्षिण चीन सागर में कर रहा था। रूस के दोस्त चीन की जासूसी। जरा इस एनिमेशन को देखिए। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के एक खुफिया जहाज ने आसमान से अमेरिकी डिटेक्टर समंदर में फेंका था, जो चीन की पनडुब्बियों की जासूसी कर रहा था। चीन का दावा है कि उसने अमेरिका के उस डिटेक्टर को पकड़ लिया है जो चीन की पनडुब्बियों की जासूसी कर रहा था। चीन का अमेरिका पर आरोप है कि अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में रेनाई जियो इलाके में अमेरिका के सोनार डिटेक्टर को पकड़ लिया है, जो समंदर में चीन के समुद्री जहाजों और पनडुब्बियों की जासूसी कर रहा था। यहां पर साफ कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका है। अमेरिका रूस को कमजोर करने के लिए चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों की जासूसी करने में जुट गया है ताकि रूस को जंग में हराया जा सके। अब सवाल यह भी उठता है,
कि जंग के 850 दिन बाद भी नेटो के 32 देश और पश्चिम के 50 देश कुल मिलाकर 82 देश रूस को अब तक हरा क्यों नहीं पाए हैं। इसका सीधा सा जवाब है राष्ट्रपति पुतिन का बेखौफ युद्ध करना। इस वक्त पश्चिमी देशों को पुतिन की परमाणु हथियारों ने टारगेट पर ले लिया है। बेलारूस में रूस के एटमी हथियारों की तैनाती ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि रूस को जरा भी लगा कि रूस के वजूद पर खतरा है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं चूकेगा। पहले केनिया और अब बोलीविया, दुनिया में एक और देश युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है। बोलीविया में चंद घंटों के अंदर सेना ने क्या कर दिया, इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बख्तरबंद गाड़ी से राष्ट्रपति भवन का दरवाजा तोड़ा जा रहा है। सड़कों पर जनता उतर चुकी है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मिलिट्री एक्शन में है, जनता भी सामने खड़ी है। पुलिस एक्शन में आ चुकी है। किसी भी देश के लिए ऐसी तस्वीरें डरावनी होती हैं और आम लोगों की भाषा में इसे तख्ता पलट कहते हैं। क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ ये सब, ये हम आपको तफसील से बताने वाले हैं। लेकिन पहले दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया से आई इन डराने वाली तस्वीरों को देखिए। बोलीविया, जहां कुछ ही घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया। सड़कों पर मिलिट्री की गाड़ियां दौड़ने लगी। आर्मी ने बीच चौराहे पर मोर्चा संभाल लिया। तारीख 26 जून, जगह बोलीविया का राष्ट्रपति भवन। सेना के एक बड़े दस्ते ने 26 जून की दोपहर को बोलीविया में विद्रोह कर दिया। हथियारों से लैस सैनिक देश की राजधानी लापाज की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते सैनिकों ने लापाज के सेंट्रल चौक पर नियंत्रण कर लिया। इसी इलाके में सरकारी इमारतें हैं, यानी वो इलाका जहां से बोलीविया की सत्ता चलाई जाती है। कुछ ही देर में स्थिति और बिगड़ी। जिन सड़कों पर आम दिनों में नेताओं, मंत्रियों की गाड़ियों का आना जाना रहता है, वहां तक सेना का पूरा कंट्रोल हो गया। हर तरफ बख्तरबंद वाहन, एक्शन में सैनिक, यानी बोलीविया की राजधानी को उसी की सेना ने बंधक बना लिया। आम जनता को इस तरह खदेड़ा जाने लगा। अपने ही देश में लोग बंधक बन चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही देर बाद आई वो तस्वीरें जिसने बोलीविया में सत्ता की नींव को हिला दिया। बख्तरबंद वाहन से राष्ट्रपति भवन का दरवाजा तोड़ा जाने लगा। पहला हमला, दूसरा हमला, एक के बाद एक कई हमलों से आखिरकार बोलीविया में सत्ता के सबसे ऊंचे और मजबूत इमारत का दरवाजा टूट चुका था। सैनिक राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने लगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राष्ट्रपति आर्स ने राष्ट्र को संबोधित किया और नागरिकों से अपील की कि वो सड़कों पर उतरें। ग्रेट हाउस ऑफ द पीपल से राष्ट्रपति की अपील का टेलीकास्ट हुआ। Sin duda hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. Hoy estamos viviendo un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra constitución política del Estado, pero también contamos con militares que saben que nuestra constitución política del Estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante.
फिर देखिए क्या हुआ। राष्ट्रपति की अपील के बाद स्थिति ने 360 डिग्री टर्न ले लिया। अपने राष्ट्रपति की अपील पर लाखों की तादाद में भीड़ सड़कों पर निकलने लगी, प्रदर्शन होने लगे, नारेबाजी होने लगी, आगजनी होने लगी। इसके बाद राष्ट्रपति यार से उसी गेट पर आए जो कुछ देर पहले तक सेना की बख्तरबंद गाड़ी के निशाने पर था। और फिर देखिए राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख जनरल जुनिगा को साफ शब्दों में सेना को वापस भेजने का आदेश दिया। बोलीविया की सत्ता में होने वाला खेला बिल्कुल पलटने लगा। राष्ट्रपति यार से फ्रंट फुट पर आ गए, जबकि जनरल जुनिगा बैक फुट पर। बोलीविया के जिस राष्ट्रपति भवन के बाहर दल बल के साथ सेना तैनात हो चुकी थी, वहां से कुछ ही घंटों के बाद सैनिक लौटने लगे। सेना की जगह पुलिस ने पूरे इलाके का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। जनरल जुनिगा को गिरफ्तार कर लिया गया। जोस विल्सन बने मिलिट्री कमांडर। राष्ट्रपति भवन के अंदर आरसे ने जोस विल्सन सांचेज को सैन्य कमांडर के तौर पर शपथ दिलाई। उन्होंने शांति और व्यवस्था बहाल करने की अपील की। सांचेज ने कहा कि मैं आदेश देता हूं कि सड़कों पर जुटे सभी सैनिक अपने यूनिट्स में वापस लौट आएं। हम विनती करते हैं ताकि हमारे सैनिकों का खून ना बहे। Nosotros queremos establecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Miren dónde nos han llevado. Nuestros niños no tienen futuro. El pueblo no tiene futuro. Y el ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños, por el futuro de nuestros niños, por el bienestar y el progreso de nuestro pueblo. आखिर बोलीविया में ऐसा क्या हुआ कि सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश हुई? क्यों बोलीविया को एक सैन्य कमांडर ने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की? आखिर क्यों बोलीविया के जनरल जुनिगो अपने ही सरकार के दुश्मन बन गए? दरअसल बगावत से एक दिन पहले जनरल जुआन जोस जुनिगा से सैन्य कमान छीन ली गई थी। इसलिए उन्होंने विद्रोह की प्लानिंग कर देश पर कब्जा करने की साजिश रची थी और राष्ट्रपति भवन को जाकर घेर लिया। हालांकि जुनिगो अब उल्टा राष्ट्रपति पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ उन्होंने राष्ट्रपति के कहने पर किया। Entonces me dice y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, no, el domingo en la noche ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutus, más 14 Z del regimiento de Achacachi। 1,20,00,000 लोगों वाले देश बोलीविया में हाल के महीनों में अर्थव्यवस्था में आई भारी गिरावट के कारण विद्रोह प्रदर्शन तेज हो गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था 2 दशक पहले महाद्वीप की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब सबसे अधिक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2025 में होने वाले आम चुनाव से पहले बोलीविया में तनाव बढ़ रहा है। अगस्त 1885 में स्पेन से आजाद होने के बाद से लेकर अब तक 190 से ज्यादा बार तख्ता पलट के प्रयास हुए। आखिर इसकी आखिरी कोशिश साल 2019 में हुई थी, जब मौजूदा सरकार ने हार मानते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चुनी हुई सरकार आई, जिसके नेता राष्ट्रपति लुइस आरसे हैं। उन पर भी अब संकट मंडरा रहा है। बोलीविया में जो हुआ उस पर रूस की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि तख्ता पलट की साजिश के ठीक 21 दिन पहले राष्ट्रपति लुइस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और रूस ने बोलीविया में न्यूक्लियर रिसर्च के साथ लिथियम खनन के कई प्रोजेक्ट पर मदद का भरोसा दिया था। रूसी खुफिया एजेंसियों को शक है कि रूस और बोलीविया के बीच इन्हीं रिश्तों की वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने तख्ता पलट की साजिश रची थी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, पावर्ड बाय लावा। लावा उठाओ, गर्व से उठाओ।
बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के घर की नेम प्लेट पर कालिख पोते जाने की खबर सामने आ रही है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की जानकारी दी है। ये कहा जा रहा है कि ओवैसी के घर पर पोस्टर भी चिपकाए गए हैं, जिनमें संसद में ओवैसी के जय फिलिस्तीन कहे जाने का विरोध किया गया है। हाल ही में आपको बता दें, जब संसद में वो संसदीय शपथ ले रहे थे तो उनकी ओर से अपने शपथ पूरी होने के बाद जय फिलिस्तीन के नारे लगाए गए थे, जिसके बाद अब ये जो वाकया है निकलकर सामने आया है। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या जानकारी, किसकी ये साजिश थी? देखिए, आज करीबन रात 9 बजे की पूरी घटना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नेम प्लेट जो है ओवैसी की जो सांसद हैं उसको साफ करती हुई नजर आ रही है। पुलिस को एक शिकायत भी इस पूरे मामले में मिली है। कुछ लोग वहां पर जो है वो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस उनकी भूमिका की जो है वो तफ्तीश कर रही है कि ये लोग कौन थे, किस संगठन से जुड़े हुए हैं या कोई राहगीर थे, इन्होंने क्यों किस बात का गुस्सा जाहिर किया है। और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है कि आखिर इसके पीछे कोई संगठन है या कौन लोग हैं जिन्होंने ये शरारत की है, इस तरह की करतूत यहाँ पे की है। और खुद सांसद है, उन्होंने ट्वीट भी किया इस घटना को लेकर। तो देखना होगा आने वाले वक्त में पुलिस जो है किस तरह की कार्रवाई करेगी और किन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा जो इसके पीछे हैं।